सबसे पहले आज के इस लाइव में हम चर्चा करेंगे कि मैंने आर्बिट्रेशन के मैटर को ही आज का लाइव क्यों चुना। साथियों, पिछले 7 से 10 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर हमारे साथियों के, उन साथियों के जिन्होंने कि लगातार आर्बिट्रेशन पर ऑब्जेक्शन दिए, 1000 से अधिक आर्बिट्रेशन जो प्रक्रिया में चल रहे थे, आर्बिट्रेटर ने उन आर्बिट्रेशन कार्रवाइयों को बंद कर दिया। बंद करने के पीछे कारण कि जो क्लेमेंट कंपनियां थी उन्होंने आर्बिट्रेटर के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि इस मैटर में हम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, हम हमारी लीगल रेमेडी को सुरक्षित रखते हुए उक्त आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को बंद करना चाहते हैं। अतः इस स्टेज पर आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को विड्रॉल करने की अनुमति प्रदान करें और वह एप्लीकेशन और आर्बिट्रेटर की तरफ से एक ऑर्डर शीट कि आपकी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया बिना किसी मेरिट के बंद कर दी गई है और आपको सूचना दे दी गई। अब यह आर्बिट्रेटर प्रक्रिया, जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया थी, जो आर्बिट्रेशन बंद हुए, वो किसी एक आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल या किसी एक आर्बिट्रेटर के नहीं थे। वह नामी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जिनका नाम चलता है, भारत के कानून में आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम है, वह तमाम आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल ने, उन आर्बिट्रेटर ने अपनी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को बंद कर दिया। अब क्यों बंद किया, अब आगे क्या होगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ध्यान ये रखना कि यदि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया बंद हुई है तो आप सेटलमेंट के नजदीक पहुंच चुके हो, यानी कि आपका सेटलमेंट होने वाला है। छोटे छोटे मामलों में कंपनी सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन डायरेक्शन के लिए हाई कोर्ट नहीं जाने वाली है। कई कंपनियां क्या करने वाली है वो भी सुन लीजिए। कुछ समय बाद वापस से आर्बिट्रेशन प्रक्रिया चालू कर सकती है, यानी कि आप धीमे पड़े, आपने अपना इनबॉक्स स्पैम फोल्डर नहीं खोला, आपने ये सोचा कि इस मैटर में मैं पहले आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे चुका हूं, मुझे वापस जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपकी भूल होगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी पुनः आर्बिट्रेशन हो सकता है, लेकिन जिन मैटर में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया विड्रॉल कर ली गई है वहां पर 0.1% चांस है कि कुछ कंपनियां हाई कोर्ट आर्बिट्रेशन डायरेक्शन के लिए जा सकती है। इसीलिए आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी आपके लोन के सेटलमेंट की है। लेकिन आज हम ये कहेंगे कि जो साथी हमसे जुड़े हैं, जो हमसे नहीं भी जुड़े हैं लेकिन हमारा रेगुलर लाइव देखते हैं, रेगुलर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हर वीडियो को देखते हैं, उन्हें आर्बिट्रेशन के नाम का डर ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो जवाब देना जानते हैं। आज आर्बिट्रेशन पे हम बेसिक ग्राउंड पे बात करेंगे कि सबसे पहले ये जानना है कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में कंपनी के पास सबसे बड़ा और सशक्त हथियार कौन सा है। तो ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन है। सेक्शन 25 नहीं, 138 नहीं, क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं, विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना नहीं। यानी कि सबसे बड़ा पावरफुल हथियार जो है वह आर्बिट्रेशन है। अब आर्बिट्रेशन होता क्या है? मान लीजिए
कि मेरे और आशु जी अग्रवाल के बीच में कोई एक बिजनेस चल रहा है, या मान लीजिए हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि हम कोई काम कर रहे हैं, मैंने उनको काम दिया, उन्होंने मेरे को काम दिया, या मैंने उनको लोन दिया, उन्होंने मुझे लोन दिया। ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन, ध्यान से सुनना, कि जब कभी दो पक्षों के बीच में कोई विवाद हो जाता है और उन विवाद का समाधान करने के लिए जो आपने एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लोज है कि जब भी हम दोनों के बीच में कोई विवाद होगा तो इस विवाद का निपटारा हम आर्बिट्रेशन के जरिए कराएंगे। आर्बिट्रेशन का शुद्ध हिंदी अर्थ है मध्यस्थता, यानी कि एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे, बीच वाला व्यक्ति जो मेरी बात भी सुनेगा, आपकी बात भी सुनेगा, और जिसकी बात में वजन नजर आएगा उसके पक्ष में वो एक निर्णय जारी करेगा और वो निर्णय अवार्ड कहलाया जाएगा। अब मान लेते हैं कि मेरे और आशु जी अग्रवाल के बीच में कोई विवाद हो गया और उस विवाद का निपटारा करने के लिए हमने ये क्लोज रखा कि हम इस मैटर में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। अब उस मैटर में आर्बिट्रेटर नियुक्त करना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैंने आशु जी को लोन दिया। अब आशु जी तो लोन लेके बैठ गए, उनको क्या इंटरेस्ट है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे? इंटरेस्ट तो मेरा है, क्योंकि पैसा मेरा फंसा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दूंगा। अब अंधा क्या करेगा? अंधा अपने घर को टटोलेगा, और घर को टटोलेगा तो वो घर की चीजों को ही ढूंढेगा, क्योंकि वह बाहर जाने वाला नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगा कि यार मैं लाल बहादुर जी यादव को, या सुनील जी शर्मा साहब पटना वाले को, या जितेंद्र जी शर्मा साहब को, या चाहत जी चावला साहब को, या राजवंत जी पांडे को, या फिर राज सिन्हा साहब को, मैं एक काम करता हूं, इन 5-6 लोगों के नाम मेरे पास हैं। मैं आशु जी अग्रवाल को एक नोटिस भेजता हूं कि भाई अपने बीच में आर्बिट्रेटर का ऑप्शन था और अब आप मुझे पैसा दे नहीं रहे हो, मुझे मेरा पैसा वसूल करना है। तो मैं एक लोन रिकॉल नोटिस, जिसको कि इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन कहते हैं, तो पहले मैं धारा 62 का नोटिस भेजता हूं कि भाई हम मध्यस्थता करने वाले हैं। चाहत जी चावला साहब को मैं मध्यस्थ नियुक्त कर रहा, काउंसिलेटर नियुक्त कर रहा हूं कि वह केवल काउंसलिंग करवाएंगे आपके और मेरे बीच में। धारा 62 का नोटिस कि आप आ जाओ या ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ जाओ, हम दोनों की बातें सुनेंगे और वो हमारे बीच में कोई रास्ता निकालेंगे। अब आशु जी अग्रवाल पढ़े लिखे आदमी, कानून को जानते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट को गोल के पिया हुआ है। उन्होंने धारा 62 का नोटिस देखा और उन्होंने सोचा जवाब ही नहीं देता हूं, छोड़ो इसको। उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने क्या किया, मैंने उनको सेक्शन 21 का नोटिस भेजा और मैंने कहा कि मैंने आपको लोन रिकॉल नोटिस भेजा था, या फिर मैंने आपको मध्यस्थ नियुक्त किया था, लेकिन आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं ये 6-7 नाम दे रहा हूं, आप इन 6-7 नाम में से किसी एक व्यक्ति को चुन लो। अब आशु जी अग्रवाल साहब, मैंने जितने भी नाम भेजे उनको जानते ही नहीं है, ये है कौन, ये किस खेत की मूली है, उनको नहीं पता। लेकिन उनको इतना तो पता है कि मैंने नाम लिख के भेजे हैं, इसका मतलब ये मेरे मिलने वाले हैं, ये मेरे मिलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इनमें से किसी एक को भी चुनूंगा तो उसमें
वो बंदा तो मेरा ही पक्ष लेगा। और आशु जी अग्रवाल तो पहले से ही गिल्टी है, लोन भी लिया है, पैसा भी नहीं चुकाया है, लेकिन उनको अपने अधिकार मालूम है, उनको कानून मालूम है। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो लोग हैं वो सारे आपके मिलने वाले हैं, मैं इनको नहीं जानता हूं, ये आपके पक्ष के लोग हैं। यदि इन्होंने आपके मैटर में आर्बिट्रेशन किया है और यदि 20% जजमेंट भी 20% अवार्ड मतलब खारिज किए हैं, तो मुझे उसकी डिटेल प्रोवाइड कराओ। यानी कि ये मेरे आर्बिट्रेशन को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने मुझे ऑब्जेक्शन भेज दिया कि मैं आपके इनमें से किसी को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मुझे भरोसा है कि मुझे इनसे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे। साला मुझसे लोन लिया, मेरा पैसा नहीं चुकाया, मैं नोटिस भेज रहा हूं, फिर भी मुझे ऑब्जेक्शन कि मैं गलत हूं। मैंने इनको रिजॉइंडर भेजा, इनका जो इन्होंने जो पॉइंट उठाए थे, मैंने कहा कि ये पांचों जो आर्बिट्रेटर है ये न्यूट्रल है, ये किसी के पक्ष के नहीं है, ये स्वतंत्र काम करेंगे। और आपने मेरे साथ जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट में लिखा है कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति मैं करूंगा, आर्बिट्रेटर की भाषा मैं चुनूंगा, आर्बिट्रेटर का स्थान मैं चुनूंगा। तो आपने उस एग्रीमेंट पे साइन किया है, तो आप उस एग्रीमेंट को मानने के लिए बाध्य है। वैसे इसका जवाब यह था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2G के अंतर्गत ऐसे तमाम करार जो वैध नहीं है वो शून्य होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति आपसे एग्रीमेंट कराता है कि मैं उस कार को पत्थर मार के फोड़ूंगा तो तुम मुझे 500 रुपये दोगे। मैंने पत्थर मार के फोड़ दिया, पैसे लेने गया तो बंदे ने मना बोल दिया। मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन ने कहा फर्जी एग्रीमेंट लाओ, ले जाओ इसको। मैं कोर्ट गया, कोर्ट ने मेरी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट ही कानूनी नहीं था। एग्रीमेंट का सबसे बड़ी चीज होती है कि एग्रीमेंट कानूनी होना चाहिए, कानूनी प्रावधानों के तहत होना चाहिए। एग्रीमेंट में दो पक्षकारों का होना, दो पक्षकारों का स्वस्थ चित्त होना, दो पक्षकारों की सहमति होना और एग्रीमेंट कानून को वॉइड करने वाला नहीं हो, यह महत्वपूर्ण बात है। तो जब मैंने इनको रिजॉइंडर भेजा, ये बड़े चालाक थे, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया रिजॉइंडर का। इन्होंने रिजॉइंडर का रिप्लाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि मैं ऑब्जेक्शन दे चुका हूं आर्बिट्रेशन पे, तो मुझे रिजॉइंडर पर जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। अब साथियों होता क्या है? होता यह है कि यहां पर ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं। कई पैनल ऐसे बने हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन देते हैं और ऑब्जेक्शन एडवोकेट के लेटर हेड पे देते हैं और ऑब्जेक्शन देने के साथ में वो एडजर्टमेंट मांगते हैं कि हमको आगे की तारीख दी जाए। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, पत्नी की डिलीवरी हुई, नाना प्रकार की चीजें लिख देते हैं और एडजर्टमेंट मांगते हैं, टाइम मांगते हैं। इजीली सामने वाला टाइम दे देता है। कई पैनल आर्बिट्रेटर की मीटिंग अटेंड करने के नाम पर फीस लिया करते हैं। जब आपने ऑब्जेक्शन दे दिया आर्बिट्रेटर को, तो वहां आपको ज्वाइंट होने की आवश्यकता कहाँ है? अब ऐसी स्थिति में कंपनी ने अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, भले ही आपने ऑब्जेक्शन दिया है तो भी। अब नियम क्या है? आपने सहमति नहीं दी तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेटर नियुक्त हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया, इस तारीख को इतने बजे इस लिंक पे जूम मीटिंग में अटेंड होना है,
तो यहां पर आर्बिट्रेटर को भी ऑब्जेक्शन जाता है कि मैं क्लेमेंट कंपनी की लीगल फर्म को, उनके एडवोकेट को ऑलरेडी आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन भेज चुका हूं और आपको भी मैं ये ऑब्जेक्शन भेज रहा हूं कि आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट हुए हैं, जब मैंने सहमति दी है तो आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 12 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत आपकी नियुक्ति कानूनी रूप से शून्य है। इस स्थिति में आप कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करते भी है तो वह गैर कानूनी और अमान्य होगा। जब आर्बिट्रेटर की नियुक्ति हुई और आर्बिट्रेटर को जवाब दे रहे हो तो आपको पोस्ट से भी देना है, मेल हो तो मेल से भी देना है। कई ऐसे आर्बिट्रेटर भी है जिनको पोस्ट से जवाब देते हैं तो वहां से लिफाफा लौट के आ जाता है क्योंकि वो इस एड्रेस पे मौजूद ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब कई साथियों का सवाल होता है कि क्या लोन डिफॉल्ट के हर मैटर में आर्बिट्रेशन होता है? जी हां, हर मैटर में, चाहे वो लोन सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड लोन में भी कई मामलों में कई एनबीएफसी को सरफेसाई एक्ट का पावर प्राप्त नहीं है, वो भी आर्बिट्रेशन करते हैं। और एक्स पार्टी आर्बिट्रेटर क्यों अपॉइंट करते हैं? ताकि उनके पक्ष में एक पक्षीय निर्णय हो पाए, जल्दी से हो पाए और आपकी आपत्तियों को दबाया जा सके। कई साथियों के सवाल होते हैं कि सर आर्बिट्रेशन कितनी राशि पे किया जा सकता है? तो मैं खुले रूप से कहूंगा कि 10,000 रुपए के लोन पर भी ये आर्बिट्रेशन करते हैं। आपको जब आर्बिट्रेशन का नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? धारा 62 का नोटिस मिला, आप जवाब दो नहीं दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेक्शन 21 का आपको नोटिस मिला है और उन्होंने कोई आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के नाम सुझाए हैं तो आपको वहां पर अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जिस माध्यम से आप करना चाहें करें। लेकिन यदि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति होती है तो आपको पोस्ट के माध्यम से भी जवाब भेजना चाहिए। आर्बिट्रेटर की नियुक्ति किस प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से। क्या कमेंट में कोई साथी बता पाएगा वो 3 तरीके कौन से होते हैं? 3 तरीके से आर्बिट्रेटर की नियुक्ति होती है। मैं जनता जनार्दन, जो हमारे साथी 250 साथी इस वक्त लाइव में जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कृपया कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आर्बिट्रेटर 3 प्रकार से चुने जा सकते हैं, वो 3 तरीके कौन से हैं? बिल्कुल ताना जी, आपका राइट जवाब। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने पहला जवाब लिख दिया, हाई कोर्ट डायरेक्शन। दूसरा बताइए, चॉइस देते हैं। चलिए, बिल्कुल रोशन जी, बिल्कुल सही, काफी साथी सही जवाब दे रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारे साथी जितना नॉलेज रखते हैं ना, उतना तो कोई रिकवरी एजेंट और उनकी लीगल टीम को नहीं है। बहुत बढ़िया जवाब हमारे रतन जी का राजसमंद से। म्यूचुअल कंसेंट, डॉक्टर नयन भट्ट साहब का भी वही जवाब, म्यूचुअल कंसेंट, हाई कोर्ट डायरेक्शन। एक और बच गया, मैं जानना चाहता हूं वो। ट्रिब्यूनल, तो डॉक्टर साहब वही हो गया। हाँ बिल्कुल, आपका जवाब सही जा रहा है। म्यूचुअल कंसेंट हो गया। हाँ, ये आया नीलेश जी का जवाब। नीलेश जी का जवाब सेल्फ डिक्लेयर्ड, यानी कि एक कंपनी खुद चूज कर देती है, दूसरा हाईकोर्ट डायरेक्शन, और तीसरा आपको भेजा और आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज YouTube पे ज्ञान का इतना आलोक है कि हर साथी आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देना
जानता है। तो इन 3 तरीके से आर्बिट्रेटर की नियुक्ति होती है और 99% लोन डिफॉल्ट के मैटर में आर्बिट्रेशन में सेल्फ डिक्लेयर यानी कि कंपनियां खुद ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है और कंपनियां खुद को पाक साफ दूध का धुला निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह अपने को साबित करने के लिए आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल चूज कर लेती है और ट्रिब्यूनल चूज करता है आर्बिट्रेटर। बात तो एक ही है, कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। तो यहां पर 3 तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं। क्या बैंक अपनी पसंद का आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकता है? तो जवाब आप सभी देंगे कमेंट्स में। क्या बैंक अपनी पसंद का, एनबीएफसी अपनी पसंद का आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है? यस या नो कमेंट्स में रिप्लाई करें प्लीज। नीलेश जी, बड़े कॉम्प्लिकेशंस जवाब आ रहे हैं यस और नो के। मेरा सवाल सिंपल सा है कि क्या बैंक अपनी पसंद का आर्बिट्रेटर चूज कर सकता है, और जनता जनार्दन का जवाब और उसके साथ में नयन जी भट्ट साहब का एक लाइन लिखी गई है। तो बहुमत की वोटिंग है, नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ साथियों का यह है कि कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू लॉ बैंक अपनी पसंद का आर्बिट्रेटर चूज नहीं कर सकता है, और यदि करता है और आपने ऑब्जेक्शन दे दिया है तो वो इलीगल आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट है, जो धारा 5(12)(5) के अंतर्गत शून्य है। अब सबसे बड़ी बात, आर्बिट्रेटर के नोटिस को इग्नोर करने से क्या नुकसान है। हमारे कई साथी आर्बिट्रेटर के नोटिस को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। अब इग्नोर करने के क्या नुकसान है, थोड़ा उसको सुनिएगा। आपको नोटिस आया, आपने जवाब नहीं दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मैंने आपको पत्थर मारा और आपको मालूम है कि मैं आपको पत्थर मार रहा हूं, और यदि आपने अपना डिफेंस नहीं लिया तो आपको चोट लगेगी। अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, आपने आर्बिट्रेशन पे आपत्ति नहीं दी और आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन क्लियर अवार्ड होगा, जिसमें क्लियर लिखा जाएगा किस किस तारीख को कब कब आपको नोटिस दिया गया। जिनका आपने जवाब नहीं दिया गया, अतः एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड हो जाएगा, और वह आर्बिट्रेशन अवार्ड आपके जिला न्यायालय में एग्जीक्यूशन के लिए आएगा। वहां पर भी आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक चांस है कि आपकी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। इसीलिए आर्बिट्रेशन के मैटर में आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है कि सर सभी लाइव जुड़े हुए और आप फोन कर रहे हैं। आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है, एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड आपकी गाड़ी, आपकी स्कूटी, आपका लैपटॉप, आपके घर का गैस सिलेंडर, आपके घर की एलईडी, आपके घर का फ्रिज, आपका समस्त चल संपत्ति अटैच करा सकती है, उनको कुर्क करा सकता है आर्बिट्रेशन का एक्स पार्टी अवार्ड। यह ध्यान रखिए कि यदि आपका लोन प्रॉपर्टी पे लोन है, प्लॉट पे, मकान पे, फ्लैट पे, और उस मैटर में आर्बिट्रेशन हुआ है, तो आपके घर पे ताला लगाया जा सकता है। लेकिन यदि आपने एक परफेक्ट लीगल एडवाइजर से
अपने ऑब्जेक्शन क्रिएट कराए हैं और उन ऑब्जेक्शन को अपने नाम से अगर आपने भेजा है तो यकीन मान के चलना कि यदि वो इलीगल आर्बिट्रेशन अवार्ड करा भी देते हैं तो फर्जीवाड़ा करते हुए केवल आपके बैंक अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं। और एक लोन डिफॉल्टर जो विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है उसके बैंक खातों में पैसा होता ही नहीं है, और अगर आपके खाते को होल्ड करा भी दिया और यदि आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो भी गया तो भी बैंक कभी भी एग्जीक्यूशन में कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आर्बिट्रेटर उस फाइल पे गोला लगाता है कि भाई इसमें ऑब्जेक्शन आ चुके हैं, अगर एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे तो खारिज हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। कल हमारे विशंबर जी कामरा साहब को एक अमित शर्मा के नाम से एडवोकेट का फोन आता है। अमित जी मुझे फोन करके कहते हैं कि सर आर्बिट्रेशन का समन आया है, पुलिस वाले का फोन आ रहा है। मैं उनको समझा रहा हूं फर्जी फोन है, इग्नोर करो, माने नहीं। जबरदस्ती मुझसे बात कराई और वकील को जब मैंने फर्जी वकील को जब मैंने उसकी औकात दिखाई, वो रिकॉर्डिंग पोस्ट होने बाकी है, थोड़ी उसमें अभद्र भाषा में बात है इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ उसको। जब मैंने उससे बात कर ली तो उसके पीछे थानेदार साहब का फ़ोन आने लगा और थानेदार साहब बोलने लगे कि मैंने कहा आपका वो वकील फर्जी है, तो थानेदार साहब कहे वो हाईकोर्ट के सरकारी वकील है। तो मुझे लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के थानेदार साहब है। साथियों, जब मैं कहता हूं फर्जी कॉल को इग्नोर करो तो इग्नोर करो, ये चीज ध्यान रखो, आप ध्यान रखो। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड हो जाएगा यदि आपने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन नहीं दिया, और यदि आपने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिया है उसके बाद चाहे ये अवार्ड पास कर ले, चाहे उसको अखबार में छपवा दे, चाहे उसके आशु जी अग्रवाल कहते हैं वैसे, चाहे उसके पैम्पलेट बंटवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को यूं, आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं, यूं लेके रिकवरी एजेंट घूमते रहेंगे, तुम्हारे घर का सामान उठा लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्शन दे दिया है तो इस चीज को ध्यान रखिए। आर्बिट्रेटर की निष्पक्षता पर कब सवाल उठाए जा सकते हैं, कब आपत्ति उठाई जा सकती है। आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया तो जाहिर सी बात है कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं दी, आपके ऑब्जेक्शन मतलब पहले आपने लीगल फर्म जो भी है उनकी या कंपनी को आपने आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दे दी, लेकिन उसके बावजूद जब आपने आर्बिट्रेटर को भी बता दिया कि मैं ऑब्जेक्शन दे चुका हूं, इसके बावजूद आर्बिट्रेटर आपको बार बार नोटिस भेज रहा है, तो फिर वो रिकवरी का क्या है। जब एक आर्बिट्रेटर को आप एक बार ऑब्जेक्शन भेज चुके हो, उसको रिसीव हो चुका है, उसको प्राप्त हो चुका है, उसके बाद भी अगर वो आर्बिट्रेटर के आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज रहा है तो वो है रिकवरी का डैश 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 डैश, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कृपया सभी साथी जो लाइव देख रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें कि लगातार आर्बिट्रेशन पे आपत्ति देने के बाद यदि वो आपको बार बार आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज रहा है तो वो कोई रिटायर्ड जज नहीं है, कोई कानून का ज्ञाता नहीं है, कोई सीनियर एडवोकेट नहीं है, वो बन गया रिकवरी का, आशु जी अग्रवाल की भाषा है, मैं इस लाइव में खुला नहीं बोल सकता हूं। आप लोग कमेंट में लिखिए और कमेंट आप खुद सभी साथी पढ़िए बस। और ऐसे 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 आर्बिट्रेटर को जब लगातार ऑब्जेक्शन गए और उन्होंने अवार्ड पास करने शुरू किए तो उनकी इंटरिम अवार्ड पर जो हमारे द्वारा हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जहाँ जहाँ पर भी कंप्लेंट की जाती है वहाँ कंप्लेंट हुई, और उन्हीं कंप्लेंट का परिणाम है कि दमादम आर्बिट्रेशन के अवार्ड या आर्बिट्रेशन विड्रॉल होते जा रहे हैं। सभी साथियों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल लाइव चैट।
अब अगला टॉपिक, आर्बिट्रेशन पर ऑब्जेक्शन कैसे दे और कौन दे। साथियों, मैं फिर कहता हूं, आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन कभी भी खुद के नाम से जाता है। आप किसी आर्बिट्रेशन के नोटिस को पढ़ो, क्या लिखा है। यदि आप एडवोकेट के थ्रू अपीयर होना चाहते हैं तो वकालतनामा पेश करो। अब वकालतनामा पेश करने का मतलब है आपने एडवोकेट को पावर दिया और वो आपकी तरफ से हियरिंग अटेंड कर रहे हैं। जब आप आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे चुके हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको कोई मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, आप बार बार रिप्लाई टेको, पोस्ट से भेज दिया, बाद में जो है उसको मेल पे मेल, मेल पे मेल, मेल पे मेल, मेल पे मेल टिकते रहो। और कुछ आर्बिट्रेटर तो ऐसे हैं जो पोर्टल का लिंक भेज देते हैं और पोर्टल पर लॉगिन कराते हैं कि लॉगिन करो, वहां पे खुला लिखो भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और साइबर सुरक्षा को देखते हुए मैं किसी अननोन पोर्टल पर लॉगिन नहीं करूंगा। आपको यदि कोई नोटिस भेजना है तो क्लियर ओपन पीडीएफ बिना किसी पासवर्ड के भेजें मेरी मेल आईडी पे। और मुझे आपका आर्बिट्रेशन स्वीकार नहीं है। जो भी कानूनी तरीके हमने यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे बता रखे हैं वो 4 लाइन लिख के आप मेल टिका दो, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद शिव बहादुर जी। अब तो आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन कभी भी खुद के नाम से जाता है, एडवोकेट के नाम से नहीं जाता है। कई साथी हमारे ये गलती करते रहते हैं। हमारे कई साथी तो कहते हैं कि सर मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भेज दिया। कोई जजमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। जुडिक्शन पर ऑब्जेक्शन कब और कैसे उठाए, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई स्वीकार नहीं कर रहे हो तो जुडिक्शन का ऑब्जेक्शन भी आप मेंशन कर सकते हो, अपने क्लोज के अंदर मेंशन कर सकते हो। बिना कंसेंट यदि कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है और आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है तो वह कानूनी रूप से शून्य होता है और उसके अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं रहती है। यह चीज ध्यान रखिए। आर्बिट्रेशन शुरू होने से पहले कौन कौन से अधिकार है। साथियों की विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट होने वाला है और आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन है चाहे अनसिक्योर्ड लोन है, प्रायर नोटिस दे दीजिए। प्रायर नोटिस आर्बिट्रेशन में कैविएट का काम करेगा। अगर आपने प्रायर नोटिस दिया और उन्होंने आपको बिना कोई नोटिस की जानकारी दिए या आप नोटिस चुक भी गए और आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया तो एकमात्र प्रायर नोटिस पोस्टल रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट के साथ संबंधित कोर्ट में लगता है और सेक्शन 9 की पिटीशन उनकी कवर ही नहीं हो पाएगी। अब होता है कि कई आपने 62 आ गया, सेक्शन 21 का जवाब दे दिया, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, आर्बिट्रेटर को आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, बीच में एक शब्द आता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, यानी कि वो आपको एक पिटीशन भेजते हैं और आपको उसका डिफेंस स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करना पड़ता है। हमने देखा है कि कई पैनल वाले और कई साथी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करते हैं। यह है दिमागी दिवालियापन। जब आप आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे रहे हो, जब आप आर्बिट्रेटर को स्वीकार नहीं कर रहे हो तो आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पर कोई स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में लिखा जाता है कि भाई बंदे ने लोन लिया, लोन नहीं चुकाया, आर्बिट्रेशन का क्लोज है, आप इस मैटर में अवार्ड पास करो और आप उस स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का डिफेंस फाइल कर रहे हो, तो ये गलत है। कभी भी आपको इस मैटर में ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस पेश करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने आर्बिट्रेशन पर कोई ऑब्जेक्शन दे दिया है। आपको यह भी आता है कि आप अपने एविडेंस पेश करो। मैं बात कर रहा हूं एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड की, एक्स पार्टी अपॉइंट
होने वाले आर्बिट्रेटर की। यहाँ पर आपको एविडेंस पेश करने को कहा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या करूं। कोई एविडेंस आपको पेश करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिया है। क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या आर्बिट्रेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है? तो ध्यान रखिए, जब आपने ऑब्जेक्शन दिया है तो कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, कोई डिफेंस एविडेंस नहीं है, कोई बयान मुलजिम नहीं है, कोई फाइनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई फ्रेम चार्ज फ्रेम नहीं है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्शन है। 5 से 6 प्रकार के ऑब्जेक्शन है, ये चीज़ ध्यान रखिए। दिमाग में तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी एडवोकेट से लीगल सर्विसेज लेते हैं, पहले आपने जो ऑब्जेक्शन दे रखे हैं, नया नोटिस भेजना है, पुराने ऑब्जेक्शन भेज रखे हैं, वो आपको अपने एडवोकेट को भेजने हैं, उसके आधार पर अगला ऑब्जेक्शन आता है। अब जो भी ऑब्जेक्शन आप भेज रहे हो, उन ऑब्जेक्शन की कॉपी, उनकी डाक रसीद और उनकी ट्रैकिंग रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखो। कई साथी ट्रैकिंग रिपोर्ट नहीं निकालते हैं, एक बड़ी गलती करते हैं। एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या है? आपने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिया, कंपनी ने फिर भी अवार्ड पास करवा दिया, यानी आर्बिट्रेटर ने फिर भी अवार्ड पास कर दिया, तो ये एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड है। उसको रद्द कैसे कराए? संबंधित सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट में सेक्शन 34 में आप उस अवार्ड को निरस्त करा सकते हो। लेकिन यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी प्लेटफॉर्म को लंबे समय से देख रहे हैं, तो हम कभी भी आपको आर्बिट्रेशन को चैलेंज करने के लिए हम नहीं कहते। हम कहते ही नहीं है, हम तो खुशी मनाते हैं कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, हमको तो पुरस्कार मिल गया, हम धन्य हो गए, हमको राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, हमको अपने स्टेट के गवर्नर का सर्टिफिकेट मिल गया। हम अति प्रसन्न होते हैं कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, क्योंकि आर्बिट्रेशन के अवार्ड होने के बाद उनके पास कोई दूसरा विकल्प आर्बिट्रेशन का मौजूद नहीं रहा। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, आर्बिट्रेशन एक्ट को ताक पर रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की अवहेलना करते हुए, लगातार ऑब्जेक्शन देने के बाद भी जब आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया, तो उनका आर्बिट्रेशन का अवार्ड निष्पादन योग्य, एग्जीक्यूशन के लायक नहीं है। क्योंकि जब वह सेक्शन 9 के लिए आपके स्थानीय जिला न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि आर्बिट्रेशन के अवार्ड पे आपके अकाउंट को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन उससे 1 रुपया निकाला नहीं जा सकता है। अगर आपका अपनी बैंक में प्रभाव है और आप भिड़ना जानते हो, तो बैंक को भी वो डायरेक्शन दिया जाता है, वो ऑर्डर नहीं होता है। लेकिन कई मूर्ख बैंक मैनेजर ऐसे भी होते हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करूंगा, माफी चाहूंगा, कि वो ओडी लोन के अकाउंट को भी फ्रीज कर देते हैं, यानी दूसरे लोन के चक्कर में अपने बैंक लोन की भी ऐसी की तैसी कर देते हैं। ऐसे ऐसे पागल मैनेजर भी होते हैं। अब यहां पे आपने एक पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर की रिकॉर्डिंग सुनी होगी मेरे चैनल पे, जहां पर मैंने उसको आर्बिट्रेशन का पार्ट पढ़ाया था। सेक्शन 9 क्या होता है? आर्बिट्रेशन के अवार्ड को कोर्ट में प्रस्तुत करके, आपके घर के सामान की लिस्ट लगाकर, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में आपके घर के सामान को उठाने, कुर्क करने का आदेश देने के लिए स्थानीय जिला न्यायालय, एडीजे कोर्ट या जो कमर्शियल कोर्ट होती है, उसमें एक पिटिशन, एक एप्लीकेशन फाइल होती है कंपनी की ओर से। लेकिन आपने यदि आर्बिट्रेशन पे पर्याप्त ऑब्जेक्शन दिए हैं और उन ऑब्जेक्शन की कॉपी यदि आप कोर्ट में पेश करते हैं, तो ऐसे आर्बिट्रेशन के अवार्ड पर पेश किए गए प्रार्थना पत्र को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है। एसएमएफजी कंपनी, नाम खुला ले रहा हूं, मार्च महीने में 19 लाख का एक अवार्ड, एक 14 लाख का अवार्ड
उसको एग्जीक्यूशन के लिए हमारे उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। पार्टी ने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, सिंगल वन टाइम ऑब्जेक्शन नहीं दिया। पार्टी को किसी ने मेरा नाम पता दिया, घबराई हुई पार्टी मेरे पास आई, मुझे अवार्ड दिखाया, मैंने कहा घर जाओ, आराम से सो जाओ, मैं निपट लूंगा। और आई थिंक 17 मार्च या 19 मार्च को वह दोनों ही अवार्ड, जिसमें एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया था, उसको हमने खारिज करवाया। यानी 19 लाख 14 लाख। कोर्ट ने हमें यह भी कहा कि इसमें आप सेटलमेंट कर लो। क्योंकि सर बिल्कुल सेटलमेंट कर लेंगे 10 से 12% में, अगर ये एग्री है तो जज साहब मुझे कहते हैं कि वकील साहब 10-12% में कौन सेटलमेंट करता है। मैंने कहा सर माफ़ी चाहूँगा, मैं आप जिस सीट पे बैठे हैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मेरी फेसबुक ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और मैंने कहा श्रीमान ये करीब 20,000 के आसपास सेटलमेंट लेटर है, आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए ये देखिए इसी कंपनी का सेटलमेंट लेटर इतने % में होता है। जज साहब शॉक्ड हुए, इतने में सेटलमेंट होता है। और बाद में हमने नहीं, कोर्ट ने उसको खारिज किया। हमने तो केवल अपना पक्ष, अपनी आपत्ति रखी। इसलिए साथियों, यदि आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड हो भी जाता है ना, तो चिंता करने की बात नहीं है। असली डॉक्टर वो होता है जो आपको ये नहीं कहे काश आप आधे घंटे पहले ले आते तो मैं कुछ कर लेता। अरे हम तो वो है जो मुर्दे को भी लाओगे ना तो उसमें भी जान भर देंगे। वो हौसला, वो उम्मीद, वो ताकत मिलती है एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी, आशु अग्रवाल और कई बार आप सभी साथियों की आवाज गूंजती है इस चैनल पर। कई साथियों ने हमको लाइव एक्सपीरियंस शेयर किए थे, उनको मैं वक्त के साथ पोस्ट करूंगा। कभी कभी इंस्टाग्राम के भी वकील भारी पड़ते हैं, अग्रवाल साहब को हंसी आनी चाहिए इस बात पे। तो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो, उन लोन के अंदर या सिक्योर्ड लोन हो, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई में आपको अवेयर इसलिए रहना है क्योंकि एक्स पार्टी अवार्ड पर आपको अपना ऑब्जेक्शन देना ही देना है। क्योंकि मैं हूं ना, ये हर जगह सुनने नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिए आपको। अब ये ध्यान रखिए, एनबीएफसी आर्बिट्रेशन वर्सेस बैंक आर्बिट्रेशन, ये फर्क आपने कभी नहीं सुना होगा जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। क्या आपने ये फर्क कभी सुना, एनबीएफसी के आर्बिट्रेशन और बैंक के आर्बिट्रेशन में क्या फर्क होता है? आज मैं आपको फर्क बताने वाला हूं बैंक के आर्बिट्रेशन में और एनबीएफसी के आर्बिट्रेशन में। यह बात अलग है कि एक दो बैंक जो है वो एनबीएफसी से भी गई गुजरी है, लेकिन बैंक जो है वो तुरंत आर्बिट्रेशन पे नहीं आएगा, वो लगभग इल्लीगल आर्बिट्रेशन नहीं करेगा। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का उदाहरण देंगे, तो मैं वह कहना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलता है वह लिमिटेड प्राइवेसी में चलता है, उसको आप बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा नहीं मान सकते हो। बाकी एनबीएफसी कानून को ताक पे रखेगा, नियमों की पूरी अवहेलना करेगा और आर्बिट्रेशन करेगा ही करेगा। लेकिन बैंक लगभग इन चीजों से दूर रहता है और वहां पर बैंक अपने उच्चाधिकारियों से परमिशन लेकर सिविल सूट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एनबीएफसी कभी भी सिविल सूट में कभी भी नहीं जाता है, कभी भी नहीं, ये ध्यान रखना। आर्बिट्रेशन में सैलरी अटैच,
तो मैं खुले रूप से कहता हूं, मेरे जितने भी साथी आज तक गवर्नमेंट सर्वेंट में जुड़े हुए हैं, करीब आज से 1.25 साल पहले 18 से 20 गवर्नमेंट जॉब वाले हमारे जाडोल तहसील के साथी सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में थे। सबके आर्बिट्रेशन हुए, बाल बाका नहीं हुआ, बाल बाका, सबके सेटलमेंट हुए। हमारे डॉक्टर साहब इस लाइव में मौजूद है। आर्बिट्रेशन आपकी सैलरी को अटैच नहीं करता है, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेक्शन 17 का इंटरिम अवार्ड यदि होता है लेकिन उससे पहले आप ऑब्जेक्शन दे चुके हो तो वो अवार्ड ऑलरेडी जीरो है। आपको बिना नोटिस सर्व किए उन्होंने अवार्ड किया, उस अवार्ड की वर्थ जीरो है। ये चीज आप ध्यान रखिए विशेष रूप से। बैंकों में आर्बिट्रेशन अवार्ड को लेकर उनके रिकवरी एजेंट, उनके मैनेजर नहीं घूमते हैं, और एनबीएफसी में तो रिकवरी एजेंट, फर्जी रिकवरी एजेंट, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट भी अवार्ड लेकर घूमते रहते हैं और केवल एक डर पैदा करते हैं कि हम तुम्हारे घर का सामान उठा लेंगे, सैलरी अटैच कर लेंगे। कई बार मैं इनकी लीगल टीम की मंदबुद्धि, लीगल टीम, माफी चाहूंगा मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूं, वो लीगल टीम होती ही नहीं है। यानी कि एक रेहड़ी चलाने वाले को, एक बिजनेसमैन को, एक साड़ी की दुकान वाले को ये नोटिस भेजते हैं कि तुम्हारी सैलरी अटैच कर लेंगे। कितने मंदबुद्धि प्राणी होते हैं ये, जिनको ये भी मालूम नहीं होता है, अरे भाई वो तो सैलरी वाले लोग ही नहीं है, पता ही नहीं है, हवा में चल रहे हैं सभी, पता ही नहीं है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा। खतरनाक पॉइंट आया है, सभी लोग अपने कान खुजा लीजिए, अगर नींद आ रही है नींद उड़ा दीजिए, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं वो बहुत ही अलग चीज है। रेडी है सुनने के लिए? नई चीज बता रहा हूं, नई चीज। और यह होता है विशेष रूप से व्हीकल लोन के मैटर में। व्हीकल लोन के मैटर में होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। सेक्शन 9 और इंटरिम रिलीफ, सेक्शन 9 और इंटरिम रिलीफ। ध्यान से सुनना, आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, किसी जिला न्यायालय में चले जाएंगे और वहां एक पिटीशन फाइल करेंगे सेक्शन 9 की, और सेक्शन 9 की पिटीशन में ये लिखेंगे, इस व्यक्ति ने हमसे गाड़ी पे लोन लिया है, इस मैटर में हम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें भरोसा है, इस व्यक्ति पे कोई भरोसा नहीं है कि ये गाड़ी को बेच देगा, गाड़ी को हमारे पोजीशन में लेने के ऑर्डर किए जाए। और वहां पर बिना पक्ष सुने, बिना आपको नोटिस जारी हुए, कई बार कई जिला न्यायालय सेक्शन 9 में ऑर्डर पास कर देते हैं और सेक्शन 9 का ऑर्डर आ गया। अब लीजिए, बार बार कहते हैं ना हम सेक्शन 9 का ऑर्डर लेके आओ, सेक्शन 9 का ऑर्डर लेके आओ। आ गया सेक्शन 9 का ऑर्डर, आपको मालूम ही नहीं, कोई आर्बिट्रेशन हुआ ही नहीं। एक नई चीज सुनने को मिल रही है। नजीम साहब थैंक यू सो मच। नजीम साहब आपका उदाहरण भी लूंगा आज, मैं आपके वाली बात भी लूंगा। सभी साथी महत्वपूर्ण बात मुझे याद दिलाए, जब मैं मेरी बात बंद करूंगा तब मुझे कहना कि सर नजीम साहब वाले मैटर में आप क्या कहना चाहते थे। हाँ थैंक यू नजीम साहब, आप आए तो चीज याद आई मुझे। तो यहां पर सेक्शन 9 का ऑर्डर आ गया। अब ये सेक्शन 9 का ऑर्डर ये आपके जिला न्यायालय में नहीं कराएंगे, ये उस पिटीशन में ये लिखेंगे कि हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, तो कोर्ट ऑर्डर देगा 3 महीने में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, गाड़ी को अपने पोजीशन में लो, पुलिस सपोर्ट उपलब्ध कराया जाए। ये वो अवार्ड लेकर पहुंच जाएंगे आपके संबंधित थाने में या रोड पे आपसे गाड़ी जब्त कर लेंगे। अब सेक्शन 9 का ऑर्डर है, आप ना तो कह नहीं सकते हो, लेकिन यहां पर भी
एक चमत्कार देखने को मिलेगा। हमारे एक साथी जो हरियाणा के, उनके पास सेक्शन 9 का ऑर्डर लेकर पुलिस और ये जवान पुलिस के जवान और लीगल टीम पहुंच गई कि भाई हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, आप जो है गाड़ी हमको सुपुर्द करो। मैं उनका उदाहरण बता रहा हूं, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं। पहले कहा है कान साफ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 9 का ऑर्डर लेकर, धन्यवाद सुरेंद्र जी, सेक्शन 9 का ऑर्डर लेकर पुलिस टीम के साथ जब हमारे साथी के पास पुलिस पहुंची गाड़ी जब्त करने के लिए, बंदा अड़ गया, गाड़ी नहीं दूंगा, गाड़ी नहीं दूंगा, मेरे स्थानीय जिला न्यायालय का आदेश नहीं है। पुलिस से कहा क्या तुमको लोकल कोर्ट का ऑर्डर मिला? मैं नहीं मानता बाहर की कोर्ट का ऑर्डर आया है। यह ऑर्डर जब तक यहां पे इस कोर्ट से एग्जीक्यूट नहीं कराओगे तब तक मैं तुमको गाड़ी नहीं दूंगा। करनी है लड़ाई कर लो। और रिकॉर्डिंग मोड पे आ गए और पुलिस से सवाल जवाब चालू। क्या आपको आपके एसपी साहब ने ऑर्डर दिया? क्या आपको जिला न्यायालय से आदेश मिला? पुलिस चली गई और वहां पर उन्होंने सेक्शन 9 विड्रॉल कर लिया। ये कुछ उदाहरण है, लोगों की हिम्मत है, ताकत है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही विशेष चीज है कि सेक्शन 9 में इस प्रकार से इंटरिम रिलीफ, यानी बिना अवार्ड के सेक्शन 9 होता है। और इंटरिम रिलीफ का मतलब यही है कि हमको एक बार गाड़ी मिल जाए। ये चीज ध्यान रखना। एक बात ये ध्यान रखना कि आर्बिट्रेशन में ये लोग गलतियां करते ही करते हैं। आर्बिट्रेशन में ये जितने भी आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है, उनकी लीगल फर्म है, कभी आपको लिफाफा भेजे उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालो, डेट क्या लिखी है वो देखो। इतने नजदीक की डेट देते हैं कि वो डेट निकल जाती है। आपको सेक्शन 21 का नोटिस देंगे, आप जवाब देंगे, उससे पहले आर्बिट्रेटर नियुक्त। और इन्हीं गलतियों को हमें कैश करना है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। रिकवरी एजेंट और आर्बिट्रेशन में का क्या संबंध है? तो मैं कहूंगा कि एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अपने आप में रिकवरी एजेंसी का ही काम है। आपने सुना होगा, कई बार हमने रिकवरी एजेंटों के मुंह से ये शब्द बुलवा दिए हैं कि आर्बिट्रेटर तो हमारा ही होता है, हम जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं हर कॉल रिकॉर्ड मोड पे रखिए, हर रिकवरी एजेंट को वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे रखिए। ये चीज़ें बड़ी काम आती है, बड़ी काम आती है। आर्बिट्रेशन की फीस कौन देता है? आप तो ऑब्जेक्शन दे रहे हो, तो आप तो फीस दोगे नहीं। नियम यह है कि दोनों ही पक्ष मिल के फीस देते हैं, लेकिन आपने तो आर्बिट्रेशन को स्वीकार ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट है, हाई कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट है, हाल के कई जजमेंट है जो हमने कई बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताए हैं, उसको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब कई बार क्या होता है, लोन आर्बिट्रेशन में आरबीआई गाइडलाइन की क्या भूमिका है? मतलब क्या आर्बिट्रेशन चल रहा है तो इलीगल आर्बिट्रेशन हो रहा है तो वहां आर्बिट्रेशन कुछ कर आरबीआई कुछ कर सकता है? नहीं। लेकिन आप इस मैटर में इलीगल आर्बिट्रेशन अगर आपके खिलाफ अवार्ड पास हो गया, आपको जितने ऑब्जेक्शन, साथियों पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे नई बात बता रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन मुझसे ड्राफ्ट मत मांगना। मैंने कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया है, अभी अभी अपने दिमाग में ये बात आई है और मैं आपको बता रहा हूं। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? एक और नई चीज, लेकिन इस पर कभी चर्चा मत करना मुझसे। रेडी? नई चीज बता रहा हूं।
आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देने के बाद आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, आपने अवार्ड पे जो ऑब्जेक्शन देने वो दे दो। कुछ दिन बाद उसी बैंक और एनबीएफसी की मेल आईडी पर एक शॉर्ट कंप्लेंट डालो। शॉर्ट कंप्लेंट क्या, मेरा लोन अकाउंट नंबर ये, इस मैटर में आपकी बैंक द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त करके इलीगल आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया गया, मेरे द्वारा इस तारीख को ये ऑब्जेक्शन दिया गया, इस ऑब्जेक्शन के बाद भी आपने इलीगल आर्बिट्रेशन प्रोसेस किया। इस संदर्भ में मैंने एडवोकेट की राय मशवरा ली, अपने जवाब पेश किए और इन सारी प्रक्रियाओं में मुझे 50,000 रुपये का खर्च आया। मेरे ऑब्जेक्शन के बावजूद आपने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया। आर्बिट्रेशन एक्ट की इन धाराओं के अंतर्गत आपका अवार्ड कानूनी रूप से शून्य है। आपके कृत्य से मुझे मेंटली हरेसमेंट हुआ है और मुझे पीड़ा झेलनी पड़ी है। इस मैटर में आपके आर्बिट्रेशन अवार्ड को बरकरार रखते हुए, वर्ड गौर करना, आपके आर्बिट्रेशन को बरकरार रखते हुए आपने कानून के संदर्भ में जो कानून की धज्जियां उड़ाई, आर्बिट्रेशन एक्ट की अवहेलना की, एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड किया, उससे मुझे जो लीगल खर्चा है उस मैटर में मुझे 50,000 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति अदा किए जाए। बैंक का नाम मत लिखो, बैंक ड्राफ्ट के जरिए दिए जाए। आपके द्वारा उक्त शिकायत पर कार्रवाई न करने पर मेरे द्वारा संबंधित प्रशासनिक निकाय, न्यायिक निकाय और आरबीआई लोकपाल में शिकायत पेश की जाएगी। शांति से बैठ जाओ। और मेरे द्वारा दिए गए सारे ऑब्जेक्शन और आपका अवार्ड पीडीएफ अटैच है, लगा दो, दोनों लगा दो। लगा दिया, इंतजार करो वो क्या जवाब देते हैं। वो जो भी जवाब दे आपको वापस उस रिप्लाई में यही लिखना है, आपके द्वारा अपने बचाव अपनी प्रतिरक्षा में जवाब दिया गया है, आपका दिया गया जवाब भी कानूनी रूप से शून्य है, आपका आपने आर्बिट्रेटर मेरी बिना सहमति के अपॉइंट किया है, भले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, वह कानूनी रूप से शून्य है। यदि आप द्वारा निस्तारण नहीं किया जाता है तो आरबीआई लोकपाल में शिकायत की जाएगी। शिकायत का निस्तारण नहीं किया, उस मेल का रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आने के बाद तुरंत या जवाब न आने के बाद 30 दिन बाद आप आरबीआई लोकपाल को शिकायत करो और वहाँ लिखो मामला जुडिशियल नहीं है, क्योंकि अब जुडिशियल नहीं है, अब जुडिशियल से बाहर निकल गया। अब हमारे आरबीआई में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इलीगल आर्बिट्रेशन अवार्ड को भी समझ नहीं पाते हैं, ये दुख की बात है। तो वहाँ पर आपको आरबीआई को लिखना है कि इस फाइनेंस कंपनी में लोन अकाउंट नंबर ये था, इस मैटर में इन्होंने इलीगल आर्बिट्रेशन अवार्ड किया, मैंने सहमति नहीं दी थी, लगातार ऑब्जेक्शन दिए थे। इस पर मेरे द्वारा संबंधित एनबीएफसी कंपनी को आर्बिट्रेशन एक्ट की अवहेलना करने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की अवहेलना करने के संदर्भ में कंपनसेशन राशि की 50,000 की मांग की थी। इन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और मेरी शिकायत का निस्तारण नहीं किया। मैंने इस तारीख को कंप्लेंट की थी, 30 दिन बीत चुके हैं। इस मैटर में आर्बिट्रेशन का अवार्ड और मेरे सारे ऑब्जेक्शन की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, पीडीएफ अटैच है। अतः आप आरबीआई लोकपाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को स्टडी करते हुए लीगल टीम से राय लीजिए, यानी कि विधिक सलाहकार से राय लेते हुए, ये शब्द लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। विधिक सलाहकार से राय लीजिए कि इनके द्वारा इलीगल आर्बिट्रेशन किया गया अथवा नहीं किया गया। संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट जो मैंने ऑब्जेक्शन में लिखे हुए हैं उनको रीड कीजिए। और यदि आप ये पाते हैं कि एनबीएफसी कंपनी ने इलीगल आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया है तो कानून की धज्जियां उड़ाने के संदर्भ में, आर्बिट्रेशन एक्ट का अपमान करने के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की अवहेलना करने के संदर्भ में और कानून का दुरुपयोग करने के संदर्भ में 50,000 बतौर क्षतिपूर्ति की मांग की थी, वो उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है। अतः आप 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए यह राशि मेरे नाम, नरेंद्र कुमार जोशी के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर दिए जाने का आदेश प्रदान करें। और इस संदर्भ में कृपया कोई भी निर्णय देने से पहले
मेरी कंप्लेंट क्लोज करने से पहले कृपया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट मेरे ऑब्जेक्शन को रीड करते हुए लीगल टीम से राय प्राप्त करते हुए इसका निस्तारण करें। कीजिए, सेटलमेंट का पैसा हो जाएगा। यानी कि ये नई चीज है जो अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई और मैंने आपको बता दी, तो ये भी आप कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखिए। क्या ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, टेक्स्ट मैसेज लिंक के जरिए भेजे गए आर्बिट्रेशन के नोटिस वैध है? बिल्कुल वैध है, आपको उसका जवाब देना चाहिए। ऑनलाइन आर्बिट्रेशन वैध है, इस मामले में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं यही कहूंगा, आर्बिट्रेशन हो रहा है, आप ऑब्जेक्शन दीजिए। आर्बिट्रेशन नोटिस आने पर घबराना नहीं है, अपने अधिकार जानना है। एक्स पार्टी अवार्ड कर दिया, बिल्कुल चिंता में नहीं आना है, घर का कोई चम्मच नहीं उठा सकता है यदि एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फॉलो करते हैं तो। क्या रिकवरी एजेंट ही आर्बिट्रेटर है? जी नहीं, आर्बिट्रेटर जो भी होगा वह कानून का ज्ञाता होगा, कानून की जानकारी रखने वाला होगा। यह बात अलग है कि वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वह एक्ट का दुरुपयोग कर रहा हो। आर्बिट्रेशन में क्या वकील को अपीयर करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्शन खुद के नाम से जा सकता है। तो साथियों, यहां पर विशेष रूप से आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 बार ऑब्जेक्शन देने और शांति से बैठ जाना है। आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, तनाव में आना ही नहीं है। ना कोई चम्मच उठा सकता है, ना आपके खाते से कोई 1 रुपया उठा सकता है। आर्बिट्रेशन के मैटर में आशु जी अग्रवाल की 2 रिकॉर्डिंग और मेरी 1 रिकॉर्डिंग जो बहुत चर्चित है, जो एक आर्बिट्रेटेड ट्रिब्यूनल की है, उसको सुनिए। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के मैटर में उनके रिकवरी एजेंट से आर्बिट्रेशन पे जो चर्चा हुई वह भी सुनने के लायक है, आप उसे जरूर सुनिए। इस लाइव को बंद करने से पहले मैं नजीम साहब की बात करूंगा। नजीम साहब के ऊपर 138 का मुकदमा एक सोसाइटी ने दिल्ली में लगाया था। नजीम साहब लंबे समय से चिंता में थे क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आ चुकी थी। नजीम साहब हमेशा से परेशान थे क्योंकि कंपनी कभी सेटलमेंट की बात कर ही नहीं रही थी। हम तो पूरी की पूरी राशि वसूल करेंगे, ब्याज सही तो चढ़ गया है वो वसूल करेंगे, ये बात करते थे। नजीम साहब लगातार मेरे पीछे पड़े और ये वही नजीम साहब है जिनके डॉक्यूमेंट पर और एक और डॉक्यूमेंट पर मैंने और आशु जी अग्रवाल ने अपने लाइव में क्रॉस एग्जामिनेशन किया था और वहां आप जनता जनार्दन ने लोन डिफॉल्टर को जीत दिलाई थी। उस मैटर में नजीम साहब चिंता में थे कि अब क्रॉस एग्जामिनेशन है, अब क्या होगा। तब नजीम साहब को मैंने 91 CRPC यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट में तलब करने हैं केवल उनको लिखवा दिए और कह दिया ये एप्लीकेशन फाइल कर दो। जैसे ही उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, यकीन नजीम साहब ने खुद होके बताया, सर कंपनी खुद सेटलमेंट पे आ गई क्योंकि एप्लीकेशन फाइल करते ही 4 महीने की डेट मिली। मैंने कहा एप्लीकेशन फाइल हुई, अब उस पर जवाब आएगा, उस पर बहस होगी, ऑर्डर में 4-5 तारीखें निकलेगी, एक एप्लीकेशन ने 2-3 साल निकाल देगी। कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, 1000 से अधिक आर्बिट्रेशन अवार्ड विड्रॉल हुए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अवेयर रहने की जरूरत है और अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। आर्बिट्रेशन के मैटर में मैंने कोशिश की पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज बता पाऊं। हाँ, कुछ साथियों का सवाल था कि सर आर्बिट्रेशन में अमेंडमेंट बिल यानी कि नया कानून अपडेट हो रहा है जिसमें आर्बिट्रेटर को बहुत अधिक पावर दिए जाएंगे जहां पर आर्बिट्रेटर कुछ भी कर सकता है। सर इस मैटर में आपका क्या कहना है? ध्यान रखना, कानून भले ही संसद से पास हो जाए, अमेंडमेंट हो जाए, लेकिन इंप्लीमेंट होने के लिए उसे आना तो कोर्ट में ही है। दूसरी बात, जब आप आर्बिट्रेशन पे आपत्ति देना चाहोगे और आपत्ति दोगे तो एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन हो भी नहीं पाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि आपके खाते में लाखों रुपए पड़े हैं और आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हो, तो फिर ये गलत है। क्योंकि हम जो भी सलाह देते हैं
कि विषम परिस्थिति आर्थिक हालातों से परेशान साथियों के लिए देते हैं। तो इसी के साथ मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी आर्बिट्रेशन पे मैंने जो पूरी जानकारी दे रखी है, पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी तरीके से क्लियर जानकारी दे पाऊँ। हाँ, सेक्शन आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया, सेक्शन 9 का आपको कोर्ट का समन भी आ गया ना, उस स्थिति पर भी कोर्ट से सेक्शन 9 की पिटीशन को कैसे खारिज कराए, इस मैटर में भी फार्मूला हमारा तैयार किया हुआ है। कभी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना यूं ही नहीं कहता हूं। जब आपको जरूरत पड़ेगी, एडवोकेट नरेंद्र जोशी की सशक्त आवाज आपके लिए, रिकवरी का काल महाकाल आशु अग्रवाल भी हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। इसी के साथ मैं आर्बिट्रेशन टॉपिक पे अपनी बात यही समाप्त करता हूं।